अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर। आपका ज़ूलॉजी का लेक्चर ज़ूलॉजी ए क्लास। हम लोग जो है वो बच्चों सबसे पहले जो है ना वो ज़ूलॉजी ए के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम दूसरे सब्जेक्ट को टच करेंगे ताकि इसका सिलेबस जो है वो थोड़ा ज़्यादा कवर हो जाए। तो बच्चों आज हमने पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये कंपोज हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हमें पता है ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्री जो है वो सब्सटेंस होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेस होती है। हमें पता है कि जो नाइट्रोजनियस स्पेसिस होती हैं उसमें 4 बेसिस जो है वो ऐड की जाती हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। और अगर आरएनए की बात की जाए तो वहाँ पे थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है, यानी कि यूरासिल जो है वो थायमिन को रिप्लेस कर देता है। और 5 कार्बन शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। और इसके अलावा जो है एडिनोसिन फॉस्फेट एंड न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं और जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा इसका जो एनर्जी का रोल प्ले करती है वो एटीपी और एडीपी एमपी जो होते हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। केमिकल मैसेंजर में अगर इसकी बात की जाए तो जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है वो एक्ट करता है बच्चों केमिकल मैसेंजर के तौर पे। और कोएंजाइम में जो है वो एनएडी एफएडी जो है वो एक्ट करते हैं। ये जो है मिलके एक दूसरे के साथ एंजाइम के साथ मिलके एक दूसरे के साथ जो है वो वर्क करते हैं। देन न्यूक्लिक एसिड हमें पता है लार्ज सिंगल डबल स्ट्रैंडेड चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, उसके जो सब यूनिट्स होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 टाइप्स का होता है, यानी कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की बात करें तो डीएनए हमें पता है कि वो क्रोमोसोम्स से मिलके बना हुआ होता है। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों। तो और इसके जो है वो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ये अपने आपस में जो है वो एक रेप्लिकेट भी कर सकता है। इसके पास इतनी सलाहियत होती है कि ये खुद को जो है वो रेप्लिकेट कर ले। इट कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी हमें पता है कि वो जो है वो डीएनए में ही प्रेजेंट होती है। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए जो है यानी कि वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में, और ये भी जो है वो बच्चों इंफॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस में जितना भी रोल प्ले कर रहे होते हैं वो कौन करता है, ये जो है वो आरएनए करता है। नेक्स्ट बच्चों, ये टॉपिक तो आपके छोटे थे तो इसलिए हमने थोड़ा सा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। ईजी है, वो आपने एफएससी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रीड किया हुआ है। तो ये जो वो फर्स्ट में जो है वो स्मार्ट सिलेबस में जो है वो हमने कटिंग की है वो उसमें नहीं ऐड होंगे। और ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। आई थिंक मैंने ये आपको क्लास में करवाया था पहले। तो जोनाथन सिंगर और गार निकोलसन जो है वो उसने फ्लड मोज़ेक मॉडल जो है वो 1972 में इसका स्ट्रक्चर जो है वो पेश किया था। और इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाइलेयर प्रोटीन्स होती है और इसमें जो है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये बच्चों एक फ्लड सी की तरह जो है वो एक्ट करता है, यानी कि इसमें प्रोटीन्स ऐसे फ्लोट कर रही होती हैं जैसे कि समंदर के अंदर अगर आप बर्फ़ का तोदा देखें तो इसी तरह इसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स जो है वो फ्लोट कर रही होती हैं। और इसमें जो है वो इसको यूज़ किया गया है मोज़ेक के नाम से, यानी कि डिफरेंट काइंड जो होती हैं प्रोटीन्स इसमें मौजूद होती हैं। और बच्चों इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ फ्लड मोज़ेक मॉडल के। तो फर्स्ट जो है वो फॉस्फोलिपिड्स, यानी फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड्स होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर एंड। पोलर एंड और हेड, यानी कि ये इसमें जो है वो फॉस्फेट ग्रुप इसके जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इसका अटैच हुआ होता है। पोलर स्फेरिकल हेड लोकेटेड ओवर द सेल सरफेस पे जो है वो प्रेजेंट होता है और ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है। पोलर के नाम से इसका जाहिर हो रहा है कि ये वाटर अट्रैक्टिंग है। और नॉन पोलर और टेल रीजन, यानी कि इसमें जो है वो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसका जो टेल है वो बोथ लेयर्स जो होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रही होती हैं और वाटर को जो है ये रिपेल करते हैं क्योंकि ये जो है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर ड्रेडिंग। ठीक है बच्चों, आगे कोलेस्ट्रॉल आ गया। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसके मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए होते हैं इस फॉर्म में कि जिस तरह एक चीज़ को एक जो है वो उसके अंदर धंसा दिया जाए। तो इसकी जो है ये लेस परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कुछ जो है वो पार्ट्स को मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है और कुछ को जो है वो ये गुजरने नहीं देती, उसको जो है वो रोक देती है।
देन बच्चों आपका जो है वो प्रोटीन्स आ गया। प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यानी कि इंडिविजुअल फॉर्म में यानी कि सेपरेटली, और इसकी जो है वो टू टाइप्स होती है, पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं वो इनर और आउटर सरफेस पे जो है वो अटैच होती हैं, और इंट्रिंसिक जो है वो इम्बेडेड हुई होती हैं लिपिड बाई लेयर में, यानी कि 2 लेयर है लिपिड्स की, तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो इम्बेडेड है, धंसी हुई हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होती हैं उसके फॉलोइंग फंक्शंस हैं, ये क्या करती हैं कि ये लिंक्स करती हैं शुगर प्रोटीन्स को टू सेल ऑन द सेल सरफेस पे। और कुछ जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन मूव आइंस को जो है मॉलिक्यूल्स को मूव करने में अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन के उस पार और इस पार जाने में जो है वो हेल्प करती हैं। और कुछ जो होती हैं इसके अंदर साइटोस्केलेटन में और आउटर सेल्स जो है उसके साथ जो है वो अटैच हुई होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसके कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स जो है बच्चों वो प्रोटीन्स के साथ अटैच होगा तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच होगा तो वो ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। और अगर जो है वो उसमें थोड़ा सा पोर्शन प्रोटीन का होगा, थोड़ा सा जो है वो लिपिड्स का होगा, तो उस फॉर्म को हम ग्लाइकोलाइकस कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी कि इसमें दोनों फॉर्म्स जो है प्रोटीन्स की भी और लिपिड्स की भी मौजूद होती हैं। और ये जो है बच्चों वो शुगर मॉलिक्यूल जो है वो एक्ट करते हैं फिंगरप्रिंट्स के फॉर्म में, फिंगरप्रिंट्स के तौर पे जो है वो एक्ट करते हैं, और ये कंट्रोल करते हैं सर्टेन सेल्स के बिहेवियर को भी। और इसको जो है वो की भी बोला जाता है कि ये सेल एनिमल बिहेवियर को जो है वो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देन बच्चों जो है वो फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में ये इसके क्या क्या फंक्शन है मेम्ब्रेन के, कि सबसे पहले तो ये जो है वो सेल्स को इनर और आउटर जो है वो मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए। देन हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन है वो आउटर साइड और इनर साइड को सेपरेट करती है एक दूसरे से, दो और ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करती है सेल से। ठीक है, इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, और ये प्रोवाइड करती है सरफेस एरिया केमिकल रिएक्शंस के लिए, ताकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जो है वो अकर हो सके। सेल्स को जो है वो एक दूसरे से सेपरेट करती है ये, और ये साइट्स होती हैं फॉर द रिसेप्टर्स, यानी कि रिसेप्टर्स के अटैचमेंट के लिए। वहाँ पे जो है वो फिर उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हुए हुए होते हैं। देन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सब्सटेंस को अलाउ करती है मूवमेंट के लिए, कि वो इनर साइड और आउटर साइड में मूव कर सके, और ये सेलेक्टिवली परमेबिलिटी के तौर पे एक्ट करती है, यानी कि कुछ जो इसेंशियल होते हैं उनको गुजरने की इजाज़त देती है, जो कुछ होते हैं उनको जो है ये रोक देती है। ठीक है, और ये मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस, यानी कि अपना जो है वो मेंटेन करना इंटरनल इन्वायरमेंट को, अगर बाहर के माहौल को देखा जाए तो उसको जो है वो रेजिस्ट करती हैं, और अपने जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो बच्चों पॉइंट है उसको जो है हम होमियोस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ समझ नहीं आई फ़िलहाल तो कोशिश करें कि बुक के ऊपर से इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नोट करने की कोशिश करें, साथ साथ जो मैंने बोला है उसको बुक खोल के चेक करते जाया करें। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो फिर आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।